हेलो बच्चों, बाइनोमियल में अब आगे चलते हैं। इस लेक्चर ऑनवर्ड्स जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी हायर साइड पे रहेंगी, मैक्सिमम चीज़ें। और इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, स्पेशली जो 11th में बच्चा पढ़ रहा है, वैसे तो बेसिक्स तुम्हें सब आते हैं। जैसे हम डिफरेंशिएशन की बात करें, इंटीग्रेशन की बात करें, तो इतना इंटीग्रेशन तो हमने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा बेसिक मैथमेटिक्स में कि यू शुड बी एबल टू फॉलो। बट जो भी अभी तक पढ़ाया गया था उसको हम बोल सकते हैं कि वो इम्पॉर्टेंट है और जेई में उसी से मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे। हैंड्स ऑनवर्ड्स अब के आगे अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन लीव इट ऑल्सो। और स्पेशली जो बच्चा 11th में पढ़ रहा है वो ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार जब पूरा कोर्स ख़त्म हो जाए तब इन वाले पर्टिकुलर लेक्चर्स को हम दोबारा देख सकते हैं कि इसमें मिक्स्ड चीज़ें भी होंगी थोड़ी बहुत। वैसे अगर हम प्री रिक्विजिट बोलें कि प्री रिक्विजिट क्या है, ऐसा कुछ है जो हमने अभी तक पढ़ानी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ रखा है उसी के हेल्प से हो जाएगा, बट चीज़ें इजी नहीं है। और मैं बार बार ये क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे पूरे चैप्टर में मान लिया अभी तक हमने 90% चीज़ पढ़ चुके हैं, 10% चीज़ बची हुई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस 10% को समझने के चक्कर में बचा हुआ 90% भी सेक्रीफाइस कर दें और बाइनोमियल से हमें डर लगने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि आरथ टर्म निकालना, मिडिल टर्म निकालना, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट निकालना, या फिर सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एडवांस में भी उसी से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे। जो अभी पढ़ाया जा रहा है इससे भी एक जो अभी टाइप 3 करेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे डेफिनेटली, एंड दैट इज़ उसका भी शॉर्टकट हम समझाएंगे। बट अगर आगे नहीं समझ में आता है तो टेंशन नहीं लेने का, कहने का मतलब ये है। तो पहले तो एक क्वेश्चन करते हैं, एंड दिस इज ऑफ कोर्स ऑन हायर साइड। सी नॉट अपॉन एन प्लस वन, सी नॉट मतलब एन सी नॉट, एन सी वन अपॉन एन प्लस टू प्लस एन सी टू अपॉन एन प्लस थ्री माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स फाइंड सम। अब आएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में तुम इसको ऐसे देखो कि अगर जो फॉर्मूला होता है वो तो हमारा ऐसे होता है एन सी आर अपॉन आर प्लस वन। इससे अगर ये एक ज़्यादा है देन वी विल बी एबल टू सम इट, वी विल बी एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला। फिर हमने एक क्वेश्चन ऐसा भी किया था कि अगर आर प्लस वन की जगह आर प्लस टू हो जाए तो भी हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करके उसमें फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे तो जो आर्ग्यूमेंट है वो एन ज़्यादा है। ठीक है, अगर एक दो ज़्यादा होता तो हम ऊपर कुछ मल्टीप्लाई करते, नीचे कुछ जनरेट करते, ऐसा करने की सोचते भी। यहाँ तो वो सोचेंगे नहीं, यहाँ तो वैसे होगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब हमने ऑल्टरनेट प्लस माइनस है तो 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन अपनी तरफ से कंसिडर किया, तो दैट विल बी एन सी जीरो माइनस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ऐसे करके आ जाएगा। अब इसमें देखो इंटीग्रेशन अगर मैं एक्स क्यूब का करूँ तो नीचे एक्स रेज पर 4 अपॉन 4 होता है, नीचे अपॉन में 4 आएगा। एक्स रेज पर 7 का इंटीग्रेशन करें तो एक्स रेज पर 8 अपॉन 8 आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में 8 आएगा। तो जितने का भी हमें इंटीग्रेशन करना है उससे एक ज़्यादा नंबर डिनोमिनेटर में आएगा। या उल्टा बोलें, अगर डिनोमिनेटर में मेरे को 5 चाहिए तो एक्स रेज पर 4 का इंटीग्रेशन करना है। विद दिस थॉट, अगर मेरे को एन सी जीरो के डिनोमिनेटर में n प्लस वन चाहिए तो एक्स रेज टू पर n को इंटीग्रेट करूं तो एक्स रेज टू पर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन आ जाएगा, वो n प्लस वन ये जनरेट हो जाएगा। तो आई वॉन्ट कि इसके साथ एक्स रेज टू पर n हो जिसको हम इंटीग्रेट करें तो एक्स रेज टू पर n प्लस वन आ जाए। इस थॉट के साथ हमने क्या किया, दोनों तरफ एक्स रेज टू पर n से मल्टीप्लाई किया, तो ये ऐसे हो गया 1 माइनस एक्स रेज टू पर n इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे हो जाएगा एन सी जीरो इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस एन सी वन इंटू एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन प्लस एन सी टू इंटू एक्स रेज टू पावर एन प्लस टू माइनस एंड सो ऑन, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हमने कर लिया इंटीग्रेट बिटवीन 0 एंड 1। अब 0 एंड 1 क्यों किया,
1 तो देखो हमने इसलिए किया कि एक बार अगर इंटीग्रेशन कर दिया तो डिनोमिनेटर में n+1 आ जाएगा। अब जो x बचेगा, जैसे यहाँ पे x⁻n+1 बचेगा, उसमें अगर मैं 1 रख दूँ तो x गायब हो जाएगा, ये वाला टर्म क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट भी रखते हैं, अपर लिमिट भी रखते हैं। तो लोअर लिमिट 0 लेने से क्या होगा कि एक ही सीरीज़ आएगी बस 1 के करस्पॉन्डिंग, दूसरी सीरीज़ नहीं आएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा 0 से 1 x⁻n 1 माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू NC0। इसको सीधा सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x⁻n+1 अपॉन n+1 माइनस NC1 x⁻n+2 अपॉन n+2 प्लस NC2 इंटू x⁻n+3 अपॉन n+3 माइनस एंड सो ऑन इवेल्युएटेड एट 0 and 1। तो अगर मैंने 1 रखा तो यह आ जाएगा NC0 अपॉन n+1 माइनस NC1 अपॉन n+2 प्लस NC2 अपॉन n+3 माइनस एंड सो ऑन। ये तो 1 रखने पे आएगा, माइनस 0 रखने पे क्या आएगा 0 0 0 0 एंड सो ऑन। तो वो सब तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 0 से लेके 1 तक x⁻n इंटू 1 माइनस x⁻n dx विल बी रिक्वायर्ड सम। तो रिक्वायर्ड सम की वैल्यू ये होगी। अब हमें इसका आंसर कैसे आएगा? तो इसका आंसर जब हम इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तब उसके बाद कर सकते हैं आराम से। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड वॉल्यूज थ्योरम, वहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी ये इतना ईजी नहीं है सॉल्व होना, तो अभी के लिए तो हमने बस ये छोड़ दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में NC1 माइनस NC2 अपॉन 2 प्लस NC3 अपॉन 3 माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, फाइंड दिस सम। सॉल्यूशन फिर वही ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है, तो हमने 1 माइनस x⁻n से इंटीग्रेट, मतलब पहले 1 माइनस x⁻n को कंसीडर किया। तो याद आएगा NC0 माइनस NC1 टाइम्स x प्लस NC2 टाइम्स x² माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, फिर दूसरा ये सीरीज़ NC1 से चालू हो रहा है, मतलब यहाँ से चालू हो रहा है, ये नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, 1 में से घटा दिया। NC0 इज़ नथिंग बट 1, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा 1 माइनस दिस, राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 1 माइनस NC0, ऐसे हो गया। अब NC0 और 1 बराबर हो गया, सो दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया। तो NC1x माइनस NC2x² प्लस NC3x³ माइनस एंड सो ऑन, इधर हो जाएगा। अब हमने क्या किया, देखो अगर NC1 के नीचे मेरे को 1 चाहिए, उसका मतलब क्या है कि NC1 के साथ कुछ भी नहीं आना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन से x आएगा। और NC2 के नीचे 2 चाहिए, मतलब NC2 के साथ आई रिक्वायर x, क्योंकि उसको इंटीग्रेट करेंगे तो x² आएगा। तो अगर NC2 के नीचे अभी मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो ये तो x³ 3 आ जाएगा, तो वो तो गड़बड़ हो गया, एक x कम होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, दोनों तरफ डिवाइड किया x से। तो ये हो जाएगा 1 माइनस x⁻n अपॉन x इक्वल्स टू NC1 माइनस NC2x प्लस NC3 इंटू x² माइनस NC4 इंटू x³ प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। अब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, फिर वही 0 से 1 माइनस x⁻n अपॉन x dx इज इक्वल्स टू, इधर इंटीग्रेशन होगा NC1x माइनस NC2x² 2 प्लस NC3x³ 3 माइनस एंड सो ऑन, और इवेल्युएट कर लिया 0 and 1 पे। 0 रखेंगे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, 1 रखेंगे यही वाला रिक्वायर्ड सम आ जाएगा।
तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो कितना हो गया, 0 से लेके 1 तक 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे यही आ जाएगा, सॉरी एन सी 1 से स्टार्ट हुआ तो एन सी 1 अपॉन 1 माइनस एन सी 2 अपॉन 2 प्लस एन सी 3 अपॉन 3 माइनस एंड सो। तो इस सीरीज़ का जो आंसर होगा वो बेसिकली ये इंटीग्रेशन होगा। अब ये इंटीग्रेशन क्या होगा, वो मैंने बोला कि जो बच्चा 11th में है या जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है वो छोड़ सकता है, अदरवाइज ये इंटीग्रेशन निकल आएगा आराम से। हमने एक प्रॉपर्टी होता है a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब लोअर लिमिट 0 और 1 जोड़ा 0 प्लस 1। अगर ये नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, तुम तो यहीं तक समझ के छोड़ दो, आगे जब इंटीग्रेशन करोगे तुम्हें अपने आप ये समझ में आ जाएगा। a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाई तो ये ऐसे हो जाएगा dx। नाउ दिस इज नथिंग बट एक जीपी हो गया ये, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अप टिल एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, इस जीपी का सम हो गया। अब अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एंड सो ऑन एक्स रेज टू पावर n बाई n फ्रॉम 0 से लेके 1 तक। अगर 1 रखा तो ये 1 प्लस हाफ प्लस 1 बाई 3 प्लस एंड सो ऑन, इतना हो गया। 0 रखा तो 0 हो जाएगा, तो यही आंसर हो गया। दिस सीरीज विल बी द आंसर। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस इस टाइप का। मैंने पहले बोला कि जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं है, यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। एन सी 0 अपॉन 5 माइनस एन सी 1 अपॉन 9 प्लस एन सी 2 अपॉन 13 माइनस एन सी 3 अपॉन 17 प्लस एन सी। Solution. Consider 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n बराबर एन सी 0 माइनस एन सी 1 एक्स प्लस एन सी 2 एक्स स्क्वायर माइनस एन सी 3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन दिस। अच्छा, अब ये जो नीचे नंबर लिखे हैं प्रोग्रेशन सीरीज से अगर मैं इनका जनरल टर्म लिखूँ तो 4 का डिफरेंस लिखा है तो 4r हो गया, और r बराबर 0 रखने पे पहला टर्म आना चाहिए, तो 4r प्लस 5 हो गया। ठीक है, 4r प्लस 5 हो गया। तो उसका मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन में, या चलो इसको ऐसे कर लेते हैं 1 5 9 30, मान लीजिए, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अब जो जनरल टर्म है वो कितना हो गया 4r प्लस 1। तो उसका मतलब क्या है कि मतलब ये जो जनरल टर्म है, अगर ऊपर वाले का हम जनरल टर्म लिखें तो वो ऐसे आ जाएगा एन सी आर अपॉन 4r प्लस 1 और एक्स रेज टू पावर r, ये जनरल टर्म आएगा। बट मतलब जनरल टर्म सॉरी ये आएगा माइनस 1 रेज टू पावर n। बट मेरे को पता है कि एन सी आर के साथ एक्स रेज टू पावर r होगा, यहाँ पे 4r प्लस 1 चाहिए, तो उसका मतलब क्या है कि एन सी आर के साथ एक्स रेज टू पावर 4r होना चाहिए, तब उसको इंटीग्रेट करेंगे तो 4r प्लस 1 अपॉन 4r प्लस 1 आएगा, तब एक पावर बढ़ेगा। बट अभी तो r है। तो देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में तो हमारे पास एक्स रेज टू पावर n की कमी थी, तो हमने उसको मल्टीप्लाई करके पूरा कर लिया। इस बार अगर हम ऐसे देखें कि एक्स रेज टू पावर 3r की कमी है, तो दोनों तरफ एक्स रेज टू पावर 3r मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो समेशन के फॉर्म में लिखा है। r समेशन वेरिएबल है और हमने बोला था सिग्मा के अंदर या बाहर r जैसे कोई चीज़ नहीं ले जा सकते। तो ये 4 जनरेट करने के लिए हमने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया एक्स रेज टू पावर 4 से। तो ऐसा करने से ये ऐसे हो जाएगा माइनस एन सी 1 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एन सी 2 एक्स रेज टू पावर 8 माइनस एन सी 3 एक्स रेज टू पावर 12 प्लस एंड सो ऑन। इसके आगे की कहानी सेम है। 0 से 1 तक इंटीग्रेट कर लिया, तो 0 से 1 एक्स रेज टू पावर 4 रेज टू पावर एन डी एक्स इज इक्वल्स टू एन सी 0 माइनस एन सी 1 अपॉन 5 एक्स रेज टू पावर 5
NC2 x रेज़ टू पावर 9/9, NC3 x रेज़ टू पावर 13/13 प्लस एंड सो ऑन बिटवीन 0 and 1 ये आ जाएगा। तो यहाँ से तो हमारा वही आ जाएगा NC0 माइनस NC1/5 प्लस NC2/9 माइनस NC3/13 प्लस एंड सो ऑन। तो ये तो हो गया गिवन सम, और वो गिवन सम इस इंटीग्रल के बराबर है। इस इंटीग्रल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वो देयर इज समथिंग ऑन रिडक्शन फॉर्मूला इन इंटीग्रेशन। तो जब डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा उसके बाद यू विल बी एबल टू इवैल्यूएट इट कि कैसे आएगा। अभी तो हमने ये बता दिया कि ताकि ये कॉन्सेप्ट छूटे ना, ठीक है। तो वंस यू आर थ्रू विद डेफिनेट इंटीग्रेशन यू विल बी एबल टू गेट वैल्यूज़ ऑफ दीज इंटीग्रल। जो भी हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं ना अभी, वो अभी इसलिए छोड़ दिया क्योंकि अगर इसके आगे बताया तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा जिसने नहीं पढ़ा है, और जिसने पढ़ रखा है वो खुद ही निकाल लेगा। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? टाइप 3, मतलब सम ऑफ सीरीज़ की बात करें। टाइप 1 में क्या था? जिसमें आर वाला टर्म न्यूमरेटर में हो एनसीआर के साथ। टाइप 2 में क्या था? जिसमें आर का पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर में हो एनसीआर के साथ। अब ये टाइप 3 में क्या है? व्हेन सीरीज कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, प्रोडक्ट ऑफ binomial coefficients for which sum of lower subscript can be made constant। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या होगा? मल्टीप्लाई टू कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनोमियल एक्सपेंशंस, multiply two corresponding binomial expansions and compare coefficients of appropriate exponent of x। एप्रोप्रिएट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें दो तरह की चीज़ें। पहले तो हम एक शॉर्टकट बताएंगे जिससे ऐसे बोल सकते हैं 80% ऑफ द प्रॉब्लम जो इस टाइप का आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वो तो मेरे ख्याल से सबको ही समझ में आ जाएगा, दैट इज़ नॉट ए बिग डील। उसके बाद हम इसका प्रॉपर प्रोसीजर बताएंगे, क्योंकि वो शॉर्टकट एक पर्टिकुलर जगह पे ही लग पाएगा, बाकी हर क्वेश्चन पे नहीं लग पाएगा। तो जो जनरल मेथड है, जनरल प्रोसीजर है, उसको समझने में थोड़े से पापड़ बेलने पड़ेंगे डेफिनेटली, बट कम से कम हम इतना तो यहाँ सीख ही सकते हैं कि वो जो शॉर्टकट है उस शॉर्टकट को अप्लाई करके हम 80% ऑफ द प्रॉब्लम इस टाइप की सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग्स। फर्स्ट हो गया NC0 स्क्वायर प्लस NC1 स्क्वायर प्लस NC2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टिल NCN स्क्वायर। मतलब इसमें क्या हो रहा था? सीरीज कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो जैसे ये NC0 का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं NC0 इंटू NC0। ऐसे NC1 का जो स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं NC1 इंटू NC1। तो उसका मतलब क्या है कि दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा ये वाला मेथड काम कब करेगा? जब लोअर सबस्क्रिप्ट उनका कांस्टेंट हो जाए। तो सॉल्यूशन,
गिवन सम बराबर, इसको हम पहले ऐसे लिख लेते हैं NC0 अलग अलग करके, NC1 NC2 प्लस एंड सॉन अप टिल NCN इंटू NCN। पहले हमने ऐसे लिखा, तो फिर हमने लोअर सबस्क्रिप्ट्स को जोड़ा और फिर देखा कि वो कांस्टेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे 0 और 0 को जोड़ा, 0 आया, वो तो कांस्टेंट नहीं आया। 1 और 1 को जोड़ा, 2 आया, वो भी कांस्टेंट नहीं, मतलब सॉरी 0 को जोड़ा, वो 0 आया, वो कांस्टेंट आया या नहीं आया इसको बोल नहीं सकते, क्योंकि हमें आगे के भी देखने पड़ेंगे क्या आ रहे हैं। तो यहाँ सम 0 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया, तो सम कांस्टेंट नहीं आ रहा, चेंज होता जा रहा है। पहले 0 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 4 हुआ। ठीक है, तो डायरेक्टली ये इस कैटेगरी में तो फिट नहीं हुआ, बट इसमें इसको बनाया जा सकता है बड़े ही आराम से। हमने क्या किया कि जो कोई भी एक कोफिशिएंट को पकड़ लिया, दूसरे वाले कोफिशिएंट को हमने NCR बराबर NCN माइनस आर वाला फॉर्मूला लगाया। तो इस NC0 को हम NCN लिख सकते हैं। फिर NC1 पहला ऐसे लिखा रहने दिया, दूसरे NC1 को हमने लिख लिया NCN-1, फिर NC2 ऐसे लिखा रहने दिया, दूसरे वाले को लिख लिया NCN-2 प्लस एंड सो ऑन। इस NCN को ऐसे लिखा रहने दिया और ये वाला हो जाएगा NC0। कुछ भी नहीं चेंज किया, केवल हमने NCR बराबर NCN-R वाला फॉर्म लगाया। अब देखो इन दोनों को सम किया कितना हो जाएगा n, इन दोनों को सम किया कितना हो जाएगा n, इन दोनों को सम किया n। अब कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का देखो पहला मेथड तो ये हो गया, मेथड 1, रिक्वायर्ड सम बराबर दो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, तो इनके जो अपर सबस्क्रिप्ट है उनको ऊपर जोड़ दिया n+n, और जो लोअर सब्सक्रिप्ट का सम है वो कितना रहा है n, उसको नीचे लिख दिया। बस यही आंसर। तो ये तो सुपर शॉर्टकट हो गया। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2NCN। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, बस ये फाइनल आंसर लिखने से पहले मैंने ये देख लिया कि जितने भी टर्म हमने लिखे हैं क्या उनके अलावा और कोई पॉसिबल टर्म हो सकता है। तो जैसे हम पहले टर्म से चालू करें, ये 0 1 2 ऐसे लिखा है, तो 0 से पहले कोई हो सकता है नहीं, तो मतलब इधर कोई भी मिसिंग नहीं है। ठीक है, ऐसे करते करते यहाँ पे हम गए NCN NC0, इसके आगे कोई हो सकता है नहीं, NCN जो है वो NCN+1 थोड़ा ना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाला जो है वो लगातार घट रहा है, तो वो NC0 के आगे नेगेटिव में थोड़ा चला जाएगा। तो अगर कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है तो हमने यही आंसर दे दिया, बस यही आंसर हो गया। अगर लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट है तो एक C लिखा हमने, जो भी वो कांस्टेंट आया वो नीचे लिख दिया, और अपर सबस्क्रिप्ट का सम ऊपर लिख दिया। एंड फिर हमने एक और ये देख लिया कि जिस फॉर्मेट में ये सीरीज़ लिखी हुई है इनके अलावा भी इसमें कोई टर्म आ सकता है क्या। अगर नहीं आ सकता तब तो यही आंसर है पूरा। और अगर मान लिया इस सीरीज़ को मैं यहाँ से चालू कर दूँ, पहला टर्म हमने लिखा ही नहीं, मान लिया यहाँ से चालू किया, तो मेरे को दिख रहा है ना कि NC1 से चालू हो रहा है, इससे पहले तो NC0 भी डिफाइन हो जाएगा, तो जो टर्म नहीं आया वो हम आंसर में से घटा देते। इतना सिंपल है। ठीक, अब ये मेथड वर्क कहाँ पे करेगा। पहला चीज़ तो लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट होना चाहिए, तभी तो हम ये n लिख पाएंगे। दूसरा, सारे टर्म प्लस होने चाहिए, ऑल्टरनेट प्लस माइनस नहीं आना चाहिए। तो ये मेथड जब ही काम करेगा जब सारे के सारे टर्म मतलब प्लस के साथ हो या सारे के सारे टर्म माइनस के साथ हो। ऑल्टरनेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लस माइनस ऐसे चल रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गया। देखो क्या बोलते हैं, जिसे बोलते हैं शॉर्टकट। प्रॉपर मेथड अब क्या होगा, अब उस पर आ जाते हैं। मतलब हमें क्या चाहिए था, मेथड 2, जिसमें मतलब इस तरह के इस फॉर्मेट के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हमने ऐसे लिखा NC0 NCN NC1 NCN-1 प्लस NC2 इंटू NCN-2। अच्छा, दिस मेथड इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग प्लस ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो तो भी आ जाएगा, या सारे प्लस हो तो भी आ जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ कंसीडर, तुम इसको ऐसे देखो कि पहले वाले कोफिशिएंट देखें NC0 NC1 NC2, ये कहाँ पे आएंगे, मतलब ये वाले कोफिशिएंट किस जगह पे आएंगे।
तो ये वाले कोफिशिएंट 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन के एक्सपेंशन में आ जाएंगे, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन NCn माइनस 1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस NCn एक्स रेज टू पावर n। इस एक्सपेंशन में इसके जो कोफिशिएंट हैं वो पहले पहले आ जाएंगे। फिर हम दूसरे देखेंगे दूसरे वाले कोफिशिएंट्स कहाँ पे आएंगे, तो दूसरे वाले कोफिशिएंट भी यही आएंगे 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n, वो भी तो NCn ही लिखा हुआ है, NCn वो भी तो मतलब ये जो ऊपर वाला सब्सक्रिप्ट है वो हमें ये बता रहा है कि ऊपर n लेना है बस, और सारे टर्म प्लस हैं तो ये हमने प्लस ले लिया। तो ये भी ऐसे हो जाएगा NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन NCn माइनस 1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस NCn इंटू एक्स रेज टू पावर n। हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस एक्स सेम चीज़ लिखा है तो पावर इनका ऐड होके 2n हो जाएगा। पहला ब्रैकेट हो गया NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस NC3x क्यूब प्लस एंड सो ऑन NCn माइनस 1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस NCn एक्स रेज टू पावर n इंटू दूसरा फिर NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन NCn माइनस 1 एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा। अब बेसिकली डील क्या है, क्या होगा कि अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये भी एक n डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल लिखा है, ये तो कोफिशिएंट्स तो एक नंबर्स होते हैं, ये भी n डिग्री का पॉलिनोमियल। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n डिग्री के पॉलिनोमियल आएगा। उस 2n डिग्री के पॉलिनोमियल में एक्स रेज टू पावर 0 से लेकर एक्स रेज टू पावर 2n तक जाएगा, तो हमारा जो रिक्वायर्ड सीरीज़ है वो एक जगह पे आ जाएगा, मतलब ऐसे कोफिशिएंट आ जाएगा कहीं पे भी एक जगह पे। और कहाँ पे आ जाएगा वो भी कोई सीक्रेट नहीं है। ये जो सम है ये कितना सम आ रहा है, कांस्टेंट n, इन दोनों का सम n आ रहा है कांस्टेंट। तो अगर मैं एक्स रेज टू पावर n का कोफिशिएंट निकालूँ तो वो यही सीरीज़ आ जाएगी जो मेरे को चाहिए एज इट इज़। तो उस पे आने से पहले जस्ट टू गेट द फील ऑफ इट, ठीक है, ताकि वैसे तो काफ़ी बच्चों को दिक्कत हो रही होगी बट कुछ बच्चे अगर एफर्ट मारें तो उनको आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए देखो पहला टर्म उठाया NC0 सबसे मल्टीप्लाई किया n+1 टर्म्स आ जाएंगे, फिर दूसरा टर्म उठाया सबसे मल्टीप्लाई किया फिर n+1 टर्म्स आ जाएंगे, फिर यहाँ से तीसरा टर्म उठाया सबसे मल्टीप्लाई किया, उसके अंदर जो सेम पावर आई वो हमने एक साथ इकट्ठी करनी, ठीक है। तो अब तुम देखो कांस्टेंट टर्म कैसा आएगा, मैंने यहाँ से NC0 उठाया, इस NC0 से मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट आ जाएगा NC0 इंटू NC0, बस और कोई तरीका नहीं है। और बाकी किसी को भी इन्वॉल्व करोगे एक x तो आ ही जाएगा, प्लस x के साथ क्या आएगा, अगर मैंने एक एक टर्म के लिए साथ देखा किसके साथ x बनेगा, NC0 अगर यहाँ से उठाया तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा x बन जाए इससे, तो वो हो गया NC0 इंटू NC1 प्लस अगर हमने यहाँ से NC1 उठाया तो उसको यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x बन जाए, तो x तो ये खुद ही सप्लाई कर रहे हैं, तो आगे से मेरे को कांस्टेंट ही चाहिए, तो फिर NC1 इंटू NC0 इसके साथ भी x आएगा, दोनों के साथ x कॉमन ले लिया तो ये कोफिशिएंट आएगा, और कोई तरीका नहीं है। अगर मैंने तीसरा टर्म उठाया तो पावर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, प्लस अब हमने एक्स स्क्वायर देखा वो कैसे बनेगा, यहाँ से कांस्टेंट तो यहाँ से स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे NC0 इंटू NC2 तब एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ से अगर मैंने x का टर्म उठाया तो x का टर्म यहाँ से भी उठाना पड़ेगा तभी एक्स स्क्वायर बनेगा, वो आ जाएगा NC1। यहाँ से अगर स्क्वायर उठा लें NC2 तो यहाँ से कांस्टेंट उठाना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। अब तुम देख लो एक्स क्यूब का भी ऐसे आ जाएगा, ऐसे कोफिशिएंट आते चले जाएंगे, आगे जाके एक आएगा एक्स रेज टू पावर n, ये ठीक है, ये कांस्टेंट n आ रहा था ना। अब देखो एक्स रेज टू पावर n कैसे बनेगा, यहाँ से कांस्टेंट उठाया तो सारे का सारा x दूसरे ब्रैकेट को सप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ से NCn उठाना पड़ेगा तभी साथ में एक्स रेज टू पावर n आएगा, तो कोफिशिएंट कितना हो गया NC0 NCn, एक टर्म ये बना। फिर अगर मैंने इधर एक शिफ्ट किया और ये टर्म उठाया, इसको इन सारे टर्मों से मल्टीप्लाई किया तो किसके साथ एक्स रेज टू पावर n बनेगा, एक x तो उसी ने सप्लाई कर दिया, तो x माइनस एक्स रेज टू पावर n-1 वाला टर्म अगर उठा के मल्टीप्लाई करेंगे तब नेट एक्स रेज टू पावर n बन जाएगा, तो दैट विल बी प्लस
NC1 इंटू NCn-1 यहाँ से प्लस NC2 इंटू NCn-2 प्लस एंड सो ऑन। जब इस इधर से हमने x रेज़ टू पावर n उठा लिया तो इधर से NC0, तो NCn इंटू NC0 प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। अब देखो ये एक आइडेंटिटी लिखी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं हमेशा। तो x रेज़ टू पावर n के साथ ये जो लिखा है, ठीक है, यही तो हमारी रिक्वायर्ड सीरीज है। NC0 NCn सारे टर्म वही है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब अगर मैं इसको ओपन करूं बाइनोमियली तो यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, बस n की जगह 2n लिखा है, तो ये हो जाएगा 2NC0 प्लस 2NC1 इंटू x इंटू 2NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। बीच में कहीं आएगा 2NCn इंटू एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 2NCn+1 इंटू एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन। फिर लास्ट टर्म आएगा 2NC2n इंटू एक्स रेज़ टू पावर 2n, ये आएगा। तो अब देखो ये पॉलिनोमियल और ये पॉलिनोमियल दोनों बराबर हैं, तो ऑफ कोर्स एक पॉलिनोमियल को एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। तो दोनों तरफ x के करस्पॉन्डिंग पावर बराबर होना चाहिए। तो मतलब जैसे इधर 2NC0 आया, इधर NC0, ये दोनों बराबर होगा, बिल्कुल सही है। ये भी 1 है, ये भी 1 है। इधर 2NC1 आया, इधर ये आया, तो ये भी कैलकुलेट करके देख लो बराबर आएगा। बेसिकली ये 1 आएगा, ये n आएगा, ये n आएगा, ये 1 आएगा, तो ये 2n हो गया। और 2NC1 भी 2n होता है, तो x का कोफिशिएंट दोनों तरफ से कितना होगा 2n। हमें तो किससे मतलब है, x रेज़ टू पावर n के कोफिशिएंट से। तो इधर से तो x रेज़ टू पावर n हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड सम, और इधर से जो x रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। तो इसके आगे हम क्या बोलेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर n फ्रॉम बोथ sides. This implies from left hand side this is 2NCn and from right hand side it is NC0 NCn plus NC1 NCn-1 NC2 NCn-2 plus and so on NCn NC0, ये हो जाएगा। इन दोनों से क्या हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड सम बराबर 2NCn। अब शायद किसी बच्चे को ये लग रहा होगा कि ये सब करने की क्या जरूरत है, पहला ही मेथड सही है, ये तुरंत निकला आंसर। तो आंसर है बिल्कुल सही बात है। बट इसमें हमने कंस्ट्रेंट बोला था कि सारे टर्म प्लस 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 वाले होने चाहिए, तभी ये मेथड काम करेगा। ये वाला मेथड अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस है तो भी चल जाएगा। तो ये बेसिकली जनरल मेथड है, तो कॉन्सेप्ट तो ये है, दूसरा तो शॉर्टकट है, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, फाइंड दिस सम। NC2 n+3 C3 प्लस NC3 n+3 C4 NC4 n+3 C5 प्लस एंड सो ऑन। प्लस एंड सो ऑन लिखने का मतलब है कि लास्ट में कोई टर्म की कमी नहीं है, सारे टर्म प्रेजेंट है। सॉल्यूशन रिक्वायर्ड सम बराबर NC2। अभी तो हमने ऐसे जोड़ के देख लिया। देखो दो बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, उसी तरह की चीज़ आ गई। लोअर सबस्क्रिप्ट को जोड़ा, यहाँ कितना हो गया 5 7 9, तो ये तो कांस्टेंट नहीं, ये तो चेंज होता जा रहा है। तो फिर वही बात, एक को NCR की बजाय NCn-R लिख दिया। तो दूसरे वाले में n+3 में से 3 घटाया तो n+3 Cn ये हो जाएगा, प्लस NC3
n+3 में से 4 घटाया तो ये हो जाएगा n-1 प्लस अगले वाला NC4 इंटू n+3C, इसमें से ये घटाया तो n-2 प्लस एंड सो ऑन, क्या आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ा n+2, इन दोनों को जोड़ा n+2, इन दोनों को जोड़ा n+2, ऐसे आ जाएगा। लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना आ जाएगा n+2। सही है, तो हमारा ये मेथड काम करेगा। तो मेथड 1 रिक्वायर्ड सम, अपर सबस्क्रिप्ट को जोड़ा 2n+3C, लोअर सबस्क्रिप्ट कितना आ गया n+2। ये ठीक है, लोअर सबस्क्रिप्ट जो कांस्टेंट आ रहा है, जो सम आ रहा है वो n+2 आ गया, वो नीचे लिख दिया। अपर सबस्क्रिप्ट को जोड़ा तो 2n+3। अच्छा, अपर सबस्क्रिप्ट चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज हो गया तो फिर इस कैटेगरी में नहीं आ रहा, फिर वो कुछ और होगा क्वेश्चन। मान लीजिए जैसे यहाँ सम हर जगह 2n+3 आ रहा है, फिर तो मेथड 2 भी फेल हो जाएगा। अगर अपर का सम भी चेंज होने लगे तो मेथड 2 भी फेल हो जाएगा। इतना सम आ गया। बट हमने क्या बोला था, ये आंसर बोलने से पहले एक बार हम क्या देख लेंगे, कोई टर्म मिसिंग तो नहीं है। तो जैसे ये NC2 है, इससे पहले टर्म NC1 भी आ जाएगा, उससे पहले NC0 भी आ जाएगा। अच्छा, केवल इसके आने से काम नहीं होता, उसके करस्पॉन्डिंग ये भी आना चाहिए। तो इसमें तो बेसिकली हम क्या करें, आगे टर्म एक एक कम होता जा रहा है, तो पहले टर्म एक एक बढ़ता जाएगा। तो इससे जस्ट पहला टर्म इस सीरीज़ के हिसाब से NC1 इंटू n+3C n+1 ये हो जाएगा। तो इज इट डिफाइन, हाँ, तो लिख लिया। फिर माइनस उससे भी पहला टर्म कितना आ जाएगा NC0, और इधर भी n+3C n+2, इज इट डिफाइन, हाँ, तो लिख लिया। फिर इसके आगे वाले टर्म में देखो, ये तो डिफाइन हो जाएगा अभी भी, जैसे n+3C n+1 है, n+2 है, तो इसके आगे n+3C n+3 हो जाएगा, ये तो डिफाइन हो जाएगा, बट ये नहीं डिफाइन होगा। तो मतलब इसके आगे और कोई डिफाइन नहीं होगा। यही दो टर्म इस सीरीज़ के मिसिंग थे, तो बस यही आंसर हो गया। दिस विल बी द आंसर। ठीक है, अब मेथड 2 कंसीडर। पहले वाले में अपर सबस्क्रिप्ट n है, तो हमने 1+x⁴n कंसीडर किया, विच इज़ NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² प्लस एंड सो ऑन अप टिल NCn x⁴n, ये हो गया। दूसरे वाले लोअर सबस्क्रिप्ट, सॉरी अपर सबस्क्रिप्ट में n+3 है, तो 1+x⁴n+3 कंसीडर किया, तो वो आ जाएगा n+3C0 प्लस n+3C1 इंटू x प्लस n+3C2 इंटू x² प्लस एंड सो ऑन n+3Cn+1 x⁴n+1 प्लस n+3Cn+2 x⁴n+2 प्लस n+3Cn+3 x⁴n+3, इनको मल्टीप्लाई किया, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 1+x⁴2n+3 आ गया, और यह आ गया NC0 प्लस NC1x प्लस ये लिख लो NCn-1 x⁴n-1 NCn x⁴n प्लस n+3Cn+3 x⁴n+3, यह आ गया। अच्छा, सम क्या आया था n+2, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से x⁴n+2 का कोफिशिएंट कंपेयर कर लो। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x⁴n+2 फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। वो तो हमने बोला 1+x⁴ समथिंग में x⁴ समथिंग एल्स चाहिए, तो एक c लिखो जो यहाँ पे पावर है
2n+3 वो लिख दिया, और जितने का कोफिशिएंट चाहिए वो नीचे लिख दिया n+2, ये हो गया। एंड फ्रॉम राइट हैंड साइड दिस इज इक्वल टू कितना चाहिए, x की पावर n+2 चाहिए। तो यहाँ से अगर मैंने NC0 उठाया तो n+2 लाने के लिए यहाँ पे n+3 Cn+2 चाहिए होगा, n+3 Cn+2 चाहिए होगा। फिर यहाँ से एक x बढ़ा दिया NC1, तो उधर से एक x कम कर दिया n+3 Cn+1, फिर NC2 n+3 Cn+ नहीं केवल n प्लस NC3 n+3 Cn-1 प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। अब इसमें जो हमारी रिक्वायर्ड सीरीज चालू हुई वो NC2 से चालू हुई है, मतलब ये हमारा रिक्वायर्ड सम है। तो रिक्वायर्ड सम प्लस ये दो टर्म बराबर ये हो गया। तो दिस इम्प्लाइज 2n+3 Cn+2 बराबर NC0 n+3 Cn+2 NC1 n+3 Cn+1 प्लस रिक्वायर्ड सम, ये हो गया। सो दैट विल इम्प्लाई रिक्वायर्ड सम बराबर 2n+3 Cn+2 माइनस NC0 n+3 Cn+2 माइनस NC1 n+3 Cn+1, ये आ जाएगा। सो बस इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लिया, 2n+3 Cn+2 माइनस ये हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी n+3 माइनस ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा n+3 n+2 अपॉन फैक्टोरियल 2। अब चाहो तो इन दोनों को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज इतना ही छोड़ सकते हैं। ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम NC0 स्क्वायर माइनस NC1 स्क्वायर प्लस NC2 स्क्वायर माइनस NC3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। सॉल्यूशन। अब देखो इसमें क्या हुआ, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आने लगा। अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन है तो मेथड 1 जो अपना शॉर्टकट है वो फेल हो गया, ठीक है। फिर तो प्रॉपर मेथड 2 लिखेंगे। अब रिक्वायर्ड सम विल बी NC0 इंटू NCn माइनस NC1 इंटू NCn माइनस, वही चीज़ हमने किया। देखो मेथड 1 लग रहा हो भले ही मेथड 2 लग रहा हो, लोअर सबस्क्रिप्ट तो कांस्टेंट आनी ही चाहिए तभी लग पाएगा, वरना नहीं लग पाएगा। प्लस NC2 इंटू NCn-2 माइनस एंड सो ऑन, ऐसे लिखा। तो अब ये लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना आ रहा है n। अब हमने ऐसे लिखा, कंसीडर पहले वाला देखो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ रहा है, तो मेरे को एक जगह माइनस लेना पड़ेगा। तो अगर मैं n की तरफ से देखूं, NCn के साथ प्लस है, NCn-1 के साथ माइनस है, फिर NCn-2 के साथ प्लस है। तो n-1 इवन होगा या ऑड होगा ये तो नहीं कह सकते, वो तो n पे डिपेंड करेगा। तो माइनस जो है वो अगर मैं इसके साथ क्लब करने की कोशिश करूँ तो हो जाएगा। 1 ऑड है माइनस आ गया, 2 इवन है तो प्लस आ गया। तो पहले कोफिशिएंट के साथ माइनस क्लब कर लिया, मतलब पहला पावर हमने ऐसे लिखा NCn NC0 माइनस NC1x, मतलब माइनस यहीं ले लिया, प्लस NC2x² माइनस NC3x³ प्लस एंड सो ऑन, ऐसे किया। एंड दूसरा ले लिया 1 प्लस x⁴, तो वो हो जाएगा NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में आ जाएगा NCn-1 x⁴n-1 NCn इंटू x⁴n, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। तो इधर देखो इस बार क्या होगा,
ये बेस अलग अलग हो गया बट पावर सेम है, तो पावर कॉमन लेने पे 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स अगर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी NC0 एंड सो ऑन, लास्ट में -1n इंटू NCn आ जाएगा, और दूसरे वाले में NC0 NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ये आ जाएगा। तो दोबारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर n विल बी पहला ब्रैकेट तो ये हो गया, दूसरा ब्रैकेट NC0 प्लस NC1x प्लस एंड सो ऑन NCn-1 एक्स रेज़ टू पावर n-1, ये हो गया। तो अगर हमने एक्स रेज़ टू पावर n कोफिशिएंट कंपेयर किया तो राइट हैंड साइड से कैसे बनेगा एक्स रेज़ टू पावर n, यहाँ से अगर मैंने एक्स रेज़ टू पावर n उठाया उसको इससे मल्टीप्लाई करो तब आ जाएगा, फिर इधर से एक एक्स लिया, इधर से इससे पहले वाला ले लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, एक्स रेज़ टू पावर n ही हमने क्यों चूज़ किया, क्योंकि ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट का सम है ये n आ रहा है, ठीक है, इसलिए नाउ कंपेयरिंग, अच्छा एक मिनट के लिए इसको भी लिख लेते हैं, दिस इज NC0 माइनस NC1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC2 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4, NC3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 6, NC4 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 8 माइनस एंड सो ऑन। अब लिखा नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x raised to power n from both sides, from right hand side। अगर ये समझने में दिक्कत है ना ये क्या लिखा जा रहा है, तो तुम तो क्या करो, इसके पहले टर्म को उठा के सबसे मल्टीप्लाई करो, प्लस फिर दूसरे टर्म को उठा के सबसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे 3-4 टर्म लिखो खुद अपने हाथ से। उसके बाद देखो कि जिन जिन की पावर सेम है, मतलब एक्स क्यूब यहाँ पे लिखा है, एक्स क्यूब यहाँ पे लिखा है, उनको एक साथ लिखो। तो ऐसा करते ही तुम्हें वो फीलिंग आनी चालू हो जाएगी कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, कोफिशिएंट कहाँ से आ रहा है। तो जैसे हमने बोला ना कि राइट हैंड साइड से अगर मेरे को एक्स रेज़ टू पावर n चाहिए तो इधर से कांस्टेंट, उधर से एक्स रेज़ टू पावर n, तो ये आ जाएगा NC0 NCn। फिर इधर से अगर x उठाया, एक x यहाँ से आ गया तो अगले वाले से एक्स रेज़ टू पावर n-1 आना चाहिए, इसका कोफिशिएंट साथ में जाएगा, तो माइनस जो है वो भी साथ में जाएगा, और वहाँ का जो कोफिशिएंट है NCn-1 वही आ गया। एक्स रेज़ टू पावर n-1 का कोफिशिएंट का मतलब क्या है, सॉरी एक्स रेज़ टू पावर n के कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि एक्स रेज़ टू पावर n को तो हटा दिया, जो साथ में बच गया वो पूरा कोफिशिएंट होगा, तो वो हो जाएगा NC2 इंटू NCn-2 प्लस NC3 इंटू NCn-3, सॉरी प्लस नहीं माइनस, प्लस एंड सो ऑन, ये ठीक है। दिस इज नथिंग बट required sum, and from left hand side, अब इसमें देखो फिर थोड़ा सा ये ट्रिकी है, थोड़ा सा फिर हमें दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ से अगर हम देखें तो, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है NC1, एक्स रेज़ टू पावर 4 का कितना है, अगर ये 4 है तो ये आधा है 2, अगर ये 6 है तो ये आधा है 3, 8 है तो आधा है ये 4। अगर मान लिया n का वैल्यू, इसने तो बोला नहीं n इवन है ऑड है, अगर मान लिया n का वैल्यू 11 है तो हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 11। अब इसमें ढूंढो एक्स रेज़ टू पावर 11 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। उसका मतलब क्या है कि अगर n ऑड है तो इधर कोफिशिएंट ही नहीं आएगा, कोफिशिएंट नहीं आएगा तो आंसर 0 हो जाएगा, 0 इफ़ n इज़ ऑड। जो भी टर्म नहीं आए उसके कोफिशिएंट को हम 0 बोल देते हैं। एंड इज इक्वल्स टू, अब मान लिया n का वैल्यू 8 है, मान लिया,
तो उसका मतलब क्या है कि मेरे को कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 8 चाहिए। तो अगर एक्स रेज़ टू पावर 8 चाहिए तो एन सी, ये 4 कितना हो जाएगा n/2, मतलब जो भी 8 पावर चाहिए था उसका आधा हो जाएगा। अगर मान लिया n का वैल्यू 6 है तो मतलब एक्स रेज़ टू पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए, तो एक्स रेज़ टू पावर 6 में एक माइनस भी आएगा और ये आ जाएगा NC n/2। तो बिकॉज ये 3 ऑड है तो माइनस आ रहा है, 4 इवन है तो प्लस आ रहा है, 2 इवन है प्लस है, 1, इसलिए ये आ जाएगा। तो अगर n इवन है तो जितना भी x का पावर होगा, जैसे x का पावर 40 है मान लिया, मान लिया n का वैल्यू अगर 40 है तो बोथ द साइड्स वी आर कंपेयरिंग x रेज़ टू पावर 40, तो लेफ्ट हैंड साइड पे वो NC 20 ही होगा, आधा ही होगा, ठीक है। एंड ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के लिए NC n/2 होगा, और ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन के लिए अगर ये 3 है तो -1 पे भी पावर 3 है, अगर ये 4 है तो -1 पे भी पावर 4 है। तो अगर ये नीचे n/2 है तो -1 पे पावर हमने n/2 लिख दिया, -1 पे पावर n/2, ठीक है। इफ़ n इज इवन, तो इन दोनों को मिला के हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सम बराबर 0 इफ n इज ऑड एंड दिस इज इक्वल्स टू -1 रेज़ टू पावर n/2 इंटू NC n/2 इफ n इज इवन। नेट आंसर ये हो जाएगा। तो अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस है तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया हमारा टाइप 3। अब टाइप 4, इफ लोअर सबस्क्रिप्ट इज कांस्टेंट। ठीक है, अब ये समझना थोड़ा सा और डिफिकल्ट है। इफ लोअर सबस्क्रिप्ट इज कांस्टेंट, कैसे करेंगे इसको? पहले तो तुम ऐसे देखो कॉन्सेप्ट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर इतना इन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर इतना बराबर, ये ऊपर लिख दिया, सी स्टार नीचे लिख दिया, ठीक है। ऑफ कोर्स स्टार जो है वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा थोड़ा बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 10 इन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 5। 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 5 ओपन करोगे तो उसमें एक्स रेज़ टू पावर 10 कहाँ से आ जाएगा? वो तो मैक्सिमम 5 पावर तक ही जाएगा। तो मतलब जहाँ पे हमें ये पता है कि दिस इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू स्टार, तो फिर ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग तो 1 ये हो गया, 2। तो अगर मैंने मान लिया ऐसे लिखा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 7 इन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 11, तो आंसर कितना हो जाएगा? 11 बड़ा है, हाँ बड़ा या बराबर हो सकता है, 11C 7, ये हो जाएगा आंसर। अगर मैं लिखूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 13 इन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 27, तो ये हो जाएगा 27C 13। अगर मैं लिखूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 15 इन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 9, तो इसमें तो हाईएस्ट 9 तक ही पावर जाएगा, और ये 15 का पूछ रहा है तो 15 तो आएगा ही नहीं, जो नहीं आए उसका कोफिशिएंट 0, ठीक है।
ये हो गया थर्ड। तुम इसको ऐसे देख सकते हो, देखो ये जो स्टेटमेंट है कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 7 इन दिस बराबर अगर मैं पूछूं क्या, तो आंसर आ जाएगा 11c7। तो मतलब ये स्टेटमेंट और ये 11c7 दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अगर उल्टा लिखा है, कहीं 11c7 लिखा है, उसको मैं हटा के मैं लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो हम ऐसे लिख सकते हैं 11c7 को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर जो भी नीचे लिखा है वो लिख दिया पावर में, इन 1 + x रेज़ टू पावर जो ऊपर लिखा है वो यहाँ लिख दिया। मतलब अगर मान लिया मेरे पास ऐसे लिखा है 17c5, तो आई कैन रिप्लेस इट विद कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 5 इन 1 + x रेज़ टू पावर 17। ये दोनों एक ही बात है, इक्वलेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। ये बेसिकली अभी तक मैंने कुछ भी नया नहीं बताया है, दिस इज़ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मैंने लिखा है 25c9, तो दिस इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 9 इन 1 + x रेज़ टू पावर 25, ये हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली मेरे को समझ में आ गया तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या करेंगे आगे चल के। अब 15th, ठीक है। अब एक स्टेप और आगे जाते हैं। अगर मान लिया मेरे पास ऐसे लिखा है 35c11 + 24c11, मान ली ये लिखा है, तो आई कैन राइट डाउन, पहले वाले को आई कैन राइट डाउन कोफिशिएंट इसी मेथड से, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 11 इन 1 + x रेज़ टू पावर 35। तो इसका आंसर तो ये हो गया प्लस दूसरे वाले का आंसर कितना हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 11 इन 1 + x रेज़ टू पावर 24, ये हो गया। तो दिस इज नथिंग बट यही वाली चीज़ को एक स्टेप और आगे बढ़ाए। नाउ व्हाट वी कैन ऑब्जर्व कि अगर ये लोअर सबस्क्रिप्ट सेम है तो इतना पार्ट दोनों में सेम ही लिखा जाएगा, बस अंतर क्या आएगा, 1 + x रेज़ टू पावर 35, इसमें अगर अपर सबस्क्रिप्ट 35 होते 35 आ गया, अपर सबस्क्रिप्ट 24 होते 24 आ गया। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं। आई कैन राइट डाउन दिस इज नथिंग बट कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 11 इन 1 + x रेज़ टू पावर 35 प्लस 1 + x रेज़ टू पावर 24, ये हो गया। कुछ भी नहीं, मतलब इसने बोला कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 11 इन दिस प्लस कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 11 इन दिस, ये बोला इसने कि इसमें 11 का कोफिशिएंट ढूंढो, इसमें ढूंढ लो। हमने ऐसे लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 11 ढूंढ लो, इतना प्लस इतने में, एक ही बात है दोनों। जब इतने में ढूंढेंगे तो ये आ जाएगा 35c, और जब इसमें वी विल सर्च विल गेट दिस। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। बस इतना ही समझ में आ गया तो काफ़ी है। एक स्टेप और आगे जाएंगे। अगर मैं ऐसे लिख दूं दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 11 इन 1 + x रेज़ टू पावर 35 प्लस 1 + x रेज़ टू पावर 24 प्लस 1 + x रेज़ टू पावर 5, मान लिया मैंने ऐसे लिख दिया अपनी तरफ से, तो भी ये सही है। ऐसे कैसे सही हो जाएगा, यहाँ 2 टर्म है, यहाँ दिख रहा है कि यहाँ ज़्यादा टर्म आएंगे। इन टर्म्स को मत देखो तुम, तो ये देखो इन टर्म्स का करना क्या है, इन टर्म्स का ये करना है कि कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर 11 ढूंढना है, जो कोफिशिएंट आएगा उसको लिखना है, ठीक है। तो जब हम इसमें सर्च करेंगे तो आ जाएगा 35c11, फिर बीच में प्लस है प्लस, जब इसमें सर्च करेंगे तो आ जाएगा 24c11, यहाँ तक तो सही है। बट जब इसमें सर्च करेंगे तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 1 + x रेज़ टू पावर 15 लिखा, सॉरी 1 + x रेज़ टू पावर 5 लिखा है। अब 1 + x रेज़ टू पावर 5 में x रेज़ टू पावर 11 तो आएगा ही नहीं, तो जब इसमें आएगा नहीं तो उसमें 0 जोड़ेंगे, तो ये हो गया 35c11 24c11 प्लस 0, तो ये दोनों टर्म आ गए 35c11 24c11, सही। 0 जैसी, मतलब 0 को जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है।
तो हम अगर मान लिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर 11 ढूंढ रहे हैं तो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर कोई भी पावर इस तरह की ऐड कर सकते हैं, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एज लॉन्ग एज ये पावर इससे छोटा रहे। तो अगर इससे छोटा रहेगा तो उसमें कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट है। अगर मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया देन आई कैन सॉल्व इट। तो ये टाइप में किस तरह के क्वेश्चन है, इफ़ लोअर सबस्क्रिप्ट इज कांस्टेंट, तो इसमें हम वैसी ही सीरीज़ जोड़ेंगे जिसमें ये सबस्क्रिप्ट फिक्स्ड आ जाए, बस वैसी सीरीज़ जोड़ेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करेंगे बहुत इजी, एक क्वेश्चन करेंगे बहुत टफ। क्वेश्चन 1, फाइंड द सम। और जैसे ये तो हमने पढ़ ही रखा है आर सी आर प्लस दिस वी हैव ऑलरेडी डन, आर प्लस 1 सी आर प्लस आर प्लस 2 सी आर प्लस आर प्लस 3 सी आर प्लस एंड सो ऑन एन सी आर। ठीक है, पहले तो हमने क्या बोला था कि अगर ये नीचे लोअर सबस्क्रिप्ट फिक्स्ड है और अपर सबस्क्रिप्ट यहीं से चालू होके एक एक बढ़ रहा है, तो जहाँ पे भी जाए, जहाँ पे जाके रुके, उसमें ऊपर नीचे एक एक जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। तो इस पूरी सीरीज़ का सम क्या आएगा, n+1 CR+1, ये हमें पहले से ही पता है। ठीक है, बट अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी मेथड को यूज़ करते हुए। तो गिवन सम बराबर RCR प्लस R+1 CR प्लस R+2 CR प्लस NCR। ठीक है, अब हमने इसमें ऑब्जर्व क्या किया, लोअर सबस्क्रिप्ट R फिक्स्ड है, तो उस लोअर सबस्क्रिप्ट की वजह से हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर R, इसको देख के। ठीक है, बिकॉज ये सेम है तो सबके करस्पॉन्डिंग जो स्टेटमेंट आएगा उसमें इतना पार्ट कॉमन ले लिया, चलो इन भी कॉमन ले, इन इसकी वजह से आ जाएगा 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर, अपर पावर कितना है R, फिर इस टर्म की वजह से आ जाएगा 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर R+1, 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर R+2 प्लस एंड सो ऑन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ एक्स रेज़ टू पावर R लिखा है तो मैं 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर कुछ भी इसमें जोड़ सकता हूँ जिसमें पावर R से छोटा रहे। तो अब इसको हमने ऐसे लिखा, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर R इन 1 प्लस एक्स, ये मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है, प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस ऐसे जोड़ते चले गए 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर R-1, यहाँ तक जोड़ा है। अब ये जो हमने एक्स्ट्रा जोड़ा इसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसमें सभी में x का पावर जो आएगा वो R से छोटा ही आएगा, तो एक्स रेज़ टू पावर का क्वेश्चन 0 होगा, तो इन सब का कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा। और इसके आगे जो ऑलरेडी लिखा था वो हमने लिख दिया, प्लस एंड सो ऑन 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n, ये हो गया। ठीक है, मतलब ये तो सीरीज़ ऊपर से लेके आए थे, यहाँ से आगे ये हमने एक्स्ट्रा जोड़ा, बट इस एक्स्ट्रा जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ से एक्स रेज़ टू पावर R निकलेगा ही। ये आंसर हो गया, मतलब ये आंसर नहीं हो गया, अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा, विदाउट इसके भी काम चल सकता था, हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। ये तो मैंने जस्ट इलस्ट्रेट करने के लिए, ताकि वी शुड बी एबल टू अप्रिशिएट कि चल क्या रहा है, वो हमें समझ में आए, इसलिए हमने जोड़ा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज़ टू पावर R इन, ये GP हो गया, 1 प्लस एक्स की पावर 0, 1, 2, 3 ऐसे करते करते n तक गया है, तो मतलब ये टोटल n+1 टर्म्स आ गए, और 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n+1 माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 1, ये हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, a इंटू आर रेज़ टू पावर n-1 अपॉन r-1, जिसमें a 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 1 प्लस एक्स है, तो वो ये आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है। सो दिस इज इक्वल्स टू
कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर आर इन, नीचे ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 को हम ओपन करेंगे टोटल, ठीक है, और या तो हम ओपन करके दिखाई देते हैं, इतना सोच नहीं क्या। कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर आर इन, अगर मैंने ओपन किया तो ऐसे आ जाएगा n प्लस 1 सी 0, n प्लस 1 सी 1 एक्स, n प्लस 1 सी 2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, n प्लस 1 सी आर एक्स रेज टू पावर आर, n प्लस 1 सी आर प्लस 1 एक्स रेज टू पावर आर प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन, ये ठीक है। लास्ट में आ जाएगा n प्लस 1 सी n प्लस 1, तो ये पूरा एक्सपेंशन हो गया। इसके आगे एक -1 होल डिवाइडेड बाई x। अच्छा हाँ, इसके साथ x रेज टू पावर n प्लस 1, यहाँ तक ये पूरा एक्सपेंशन हो गया। इसमें से मेरे को क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर r। तो देखो इसको अगर x से डिवाइड किया, ये तो वैसे कैंसिल हो गया, ये से कैंसिल हो गया। पहले वाले टर्म को x से डिवाइड किया तो x रेज टू पावर 0 आएगा, इसको x से डिवाइड किया x आएगा। तो ऐसे करते करते इसको x से डिवाइड किया तो x की पावर r माइनस 1 रह गया। बट अगर मैंने इसको डिवाइड किया x से तो एक x की पावर कम हो गया, x रेज टू पावर r बचा, तो उसका जो कोफिशिएंट होगा वही हम ढूंढ रहे हैं। तो वो आंसर कितना हो गया, इसने बोला कि x रेज टू पावर का कोफिशिएंट बताओ, तो इसमें x रेज टू पावर केवल ये जनरेट करेगा, बाकी सब जगह या तो पावर कम होगा या ज़्यादा होगा। और इसका कोफिशिएंट कितना है, n प्लस 1 सी r प्लस 1, यही हमारा आंसर हो गया। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये तो देखो रिलेटिवली इजी क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं थोड़ा थोड़ा रिलेटिवली टफ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2, फाइंड the sum NC0 into MCM minus NC1 into 2MCM plus NC2 3MCM minus NC3 4MCM प्लस एंड सो ऑन, ये सम। सॉल्यूशन रिक्वायर्ड सम बराबर NC0 MCM, NC1 2MCM, NC2 3MCM माइनस एंड सो ऑन। इसमें नोटिस करने लायक चीज़ क्या है, ये m कांस्टेंट है, ठीक है। अभी देखो जो हमने कॉन्सेप्ट बोला था, इसमें एक चीज़ और पढ़ लेते हैं। अगर मान लिया ये ऐसे लिखा होता 7 टाइम्स 25C9, तो हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर n इन 7 टाइम्स ये हो जाता। तो उससे क्या होता है, यहाँ से जो कोफिशिएंट निकलता है वो 7 से मल्टीप्लाई होकर ये बाहर का कोफिशिएंट 7 आ जाता। तो अगर ऐसे कोई एक्स्ट्रा कोफिशिएंट लिखा हुआ है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस वाले केस में ये जो NC1 NC0 है, ये एक्स्ट्रा कोफिशिएंट लिखे हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम क्या पहचानेंगे कि ये टाइप 4 है, ये m देख के, लोअर सबस्क्रिप्ट फिक्स्ड है, तो इस m को देख के हमने लिखा कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m इन, ठीक है। इसकी वजह से तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर m और साथ में NC0 ये आ गया। फिर अगले वाले की वजह से माइनस NC1 और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर ये कितना है 2m प्लस NC2 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 3m माइनस एंड सो ऑन, ये आएगा आंसर, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया था कि ये लोअर सबस्क्रिप्ट देख के इसको हमने एक स्टेटमेंट से रिप्लेस किया, फिर अंदर जो सीरीज़ आया उसको हमने सिंप्लीफाई करके सम निकाला
और जब लास्ट में सम छोटा सा आ गया उसको वापस एक्सपेंड करके हमने क्वेश्चन का आंसर बता दिया। तो यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, पहले इस m को देख के हमने इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया। अब इस स्टेटमेंट में ये जो अंदर जो सीरीज़ है इसको सम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी सब भूल जाओ, मेरा एम क्या है, इसको सम करना है। जब एक बार सम होकर छोटा आंसर आ जाए उसमें से हम कोफिशिएंट ढूंढ लेंगे, ये अल्टीमेटली गोल है। अब इसको सम कैसे करें, तो वो तुम इसको ऐसे देखो, NC0, NC1, NC2 ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन में ऐसे पावर चेंज हो रहा है तो आई वुड लाइक कि NCR के साथ समथिंग रेज़ टू पावर R आ जाए, उस तरह की चीज़। तो मतलब अगर यहाँ पे पावर 0 है तो समथिंग रेज़ टू पावर 0, यहाँ पे पावर 1 है तो समथिंग रेज़ टू पावर 1 होना चाहिए, ये 2 है तो समथिंग रेज़ टू पावर 2 होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम पावर देखें ना, एक एक चेंज होना चाहिए, जैसे ये लोअर सबस्क्रिप्ट 0, 1, 2 एक एक चेंज हो रहा है। बट पावर देखें तो M, 2M, 3M ये तो M से चेंज हो रहा है। बट अगर मैं 1 + x रेज़ टू पावर m को, ये ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 + x रेज़ टू पावर m को 1 मिनट के लिए मैंने y रख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर m इन NC0 × y, NC1 × y², NC2 × y³, NC3 × y रेज़ टू पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। तो ये तो हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन दिख गया। बस एक गड़बड़ है, एक y ज़्यादा रहे, जैसे 2 है तो y² होना चाहिए, 3 है तो y³ होना चाहिए। कोई बात नहीं, हमने क्या किया, एक y बाहर निकाल लिया, इन y कॉमन निकाल लिया इसमें से, तो आ गया NC0 - NC1y प्लस NC2y² माइनस NC3y³ प्लस एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब ये सम हो जाएगा आराम से। नाउ दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर m इन y इंटू, ये जो एक्सपेंशन है ये हो जाएगा 1 - y रेज़ टू पावर n का। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर m इन, ठीक है, ऐसे आ गया y को फिर वापस रख लिया 1 + x रेज़ टू पावर m इंटू 1 माइनस और y की जगह फिर ये रख दिया 1 + x रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर n इसमें। ठीक है, अब जो अंदर आया उसको ओपन कर दिया। अब देखो ध्यान से देखते रहना वरना चीज़ें सब आपस में मिल जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर m इन, जो ये वाला टर्म है वो अभी तो चलो ये भी चलो एक्सपेंड कर लिया 1 प्लस, ये भी एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है तो उसको लिख लिया MC0 प्लस MC1x प्लस MC2x² प्लस एंड सो ऑन अप टिल ये तो हो गया पहला टर्म। अब हम निकालते हैं दूसरा टर्म। दूसरा टर्म हो गया 1 माइनस, पहले इसको ओपन किया तो वो फिर ये आ जाएगा MC0 प्लस MC1x प्लस MC2x² प्लस एंड सो ऑन होल रेज़ टू पावर n, फिर एक ऐसे। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब दिस इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू पावर m इन, पहला ब्रैकेट MC0 प्लस MC1x प्लस MC2x² प्लस एंड सो ऑन अप टिल MCM x रेज़ टू पावर m, ये हो गया। दूसरा ब्रैकेट हो गया
माइनस ये mc1x माइनस mc2x² माइनस एंड सो ऑन होल रेज टू पावर n टाइम्स दिस। ठीक है, अब तुम इसको ऐसे देखो कि क्वेश्चन में हम ऐसे लिख लेते हैं गिवन m इज लेस देन n। m की जो वैल्यू है वो n से छोटा है। बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पे होल पावर कितना लिखा है n। अगर मैं एक x बाहर निकालूँ तो x रेज टू पावर n आएगा और यहाँ पे सब जगह एक एक पावर कम हो जाएगा, होल रेज टू पावर n। ठीक है, तो चलो लिख ही लेते हैं। दिस इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m इन पहला ब्रैकेट nc0 mc1x प्लस mc2x² प्लस एंड सो ऑन mcm x रेज टू पावर m इंटू x रेज टू पावर n mc2x² mc2x माइनस दिस रेज टू पावर n। ये हो गया, मतलब हमने इफेक्टिवली क्या किया, यहाँ से एक x बाहर निकाल दिया तो पावर n है तो x रेज टू पावर n बाहर आ गया। अब देखो यहाँ का कोई भी टर्म इसे मल्टीप्लाई करो, वो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कम से कम पावर n तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये n तो कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा। बाकी जैसे मैंने मान लिया यहाँ से x निकाला और इसकी भी पावर n है, इसको भी यहाँ से भी कोई टर्म निकाला, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और फिर इससे मल्टीप्लाई किया तो n से कम पावर नहीं आ सकता। और इसने क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m, एंड यहाँ पे इसने बताया कि m का वैल्यू n से छोटा है। तो इट इज़ समथिंग लाइक, मान लिया m जो है वो 10 है और n का वैल्यू 20 है। मान लिया m जो है वो 10 है और इसका वैल्यू 20 है, तो x रेज टू पावर 20 तो यहाँ लिखा ही है, किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो कैसे भी x रेज टू पावर 20 तो मिनिमम आएगा ही आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू पावर m कितना हो गया, 0 एज m इज लेस देन n एंड इन दिस प्रोडक्ट मिनिमम x रेज टू पावर n विल बी ऑब्टेन्ड। कम से कम x रेज टू पावर n आएगा, तो उससे छोटी पावर तो आएगी नहीं। और ये जो बोल रहा है x रेज टू पावर m के लिए, ये बेसिकली छोटी पावर ही बोल रहा है। तो इसलिए हमारा रिक्वायर्ड सम क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हो गया। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द सम NCM प्लस 2 टाइम्स n-1 cm प्लस 3 टाइम्स n-2 cm प्लस 4 टाइम्स n-3 cm प्लस एंड सो ऑन। यहाँ आ जाएगा n-m प्लस 1 टाइम्स mcm। ये हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन,
रिक्वायर्ड सम बराबर NCM। ऑफ कोर्स n जो है वो m से बड़ा होगा, ठीक है। गिवन n इज ग्रेटर देन m, क्योंकि ये घटता घटता m तक पहुंचा है तो बड़ा ही होगा। तो NCM प्लस 2 इंटू n माइनस 1 CM प्लस 3 इंटू n माइनस 2 CM प्लस एंड सो ऑन n माइनस m प्लस 1 इंटू MCM। ये हो गया। हमने क्या किया, सब जगह से एक एक टर्म उठाया, NCM प्लस n माइनस 1 CM प्लस n माइनस 2 CM प्लस एंड सो ऑन लास्ट से MCM। सब जगह से एक एक टर्म उठाया तो ये सीरीज आ गई। फिर प्लस ये एक टर्म था, ये ख़त्म हो गया, ये एक टर्म चला गया, ये अभी एक टर्म बचा है, ये अभी 2 टर्म बचे हैं, ये 3 टर्म बचे हैं। तो फिर दिस ऑनवर्ड्स फिर एक एक उठाया तो n माइनस 1 m n माइनस 2 CM प्लस ऐसे करते करते MCM। तो पहला टर्म तो पहली ब्रैकेट में ख़त्म। अब ये 2 ब्रैकेट लिखने से दूसरा टर्म भी ख़त्म, क्योंकि वो एक बार यहाँ यूज़ हो गया, एक बार यहाँ यूज़ हो गया। तीसरा टर्म एक बार यहाँ यूज़ हो गया, एक बार यहाँ यूज़ हो गया, बट वो फिर भी एक बार बचा है। तो अब हमने तीसरे टर्म के ऑनवर्ड सबको लिख लिया, प्लस n माइनस 2 CM प्लस n माइनस 3 CM प्लस एंड सो ऑन MCM। ठीक है, तो ऐसे ही करके सीरीज चलती जाएगी। एक बार क्या होगा, लास्ट वाले 2 बचेंगे, तो m प्लस 1 CM प्लस MCM ये होगा, प्लस फिर एक बार यही बचेगा MCM, ये हो गया। ठीक है, अब देखो इन सभी के ऊपर वो फॉर्मूला लग जाएगा जिसमें लोअर सबस्क्रिप्ट फिक्स्ड है। तो जैसे इसमें सभी जगह m फिक्स्ड है और MCM से चालू हुआ है, तो इधर की साइड एक एक बढ़ रहा है, जहाँ तक पहुँचा उसमें एक एक जोड़ दिया। तो पहले ब्रैकेट का सम कितना हो जाएगा, n प्लस 1 C m प्लस 1 प्लस ये पहले ब्रैकेट से आ रहा है। दूसरे ब्रैकेट का सम क्या होगा, इसमें एक एक जोड़ दिया, NC m प्लस 1 प्लस तीसरे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, n माइनस 1 C m प्लस 1, ये यहाँ से आ रहा है, प्लस एंड सो ऑन यहाँ से आ जाएगा m प्लस 2 C m प्लस 1 प्लस इसको MCM का वैल्यू 1 लिखा है, तो इस 1 को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ m प्लस 1 C m प्लस 1, यहाँ से ये, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है, ये भी 1 लिखा है, ये भी 1 लिखा है। ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, अब सेम फॉर्मूला एक बार फिर लग जाएगा। अब लोअर सबस्क्रिप्ट m प्लस 1 फिक्स्ड हो गया, अपर सबस्क्रिप्ट m प्लस 1 से ही चालू हो रहा है और एक एक बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचा। तो फिर सेम फॉर्मूला लगाने पे इन दोनों को एक एक से ऐड कर दिया, बस यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो ये बेसिकली उस फॉर्मूले का हम बोल सकते हैं डबल यूज़ हो गया, 2 बार सेम फॉर्मूला लग गया।